हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। निर्मल बेड पर बैठे हुए कोई नोवेल पढ़ रहा था, पर उसका सारा ध्यान पवित्रा पर ही था, जो हॉस्पिटल से आने के बाद नहाकर आईने के सामने खड़ी हो अपने गीले लंबे बालों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी। जब निर्मल ने उसे देखते हुए ये पंक्तियां पता नहीं नोवेल से या अपने मन से कही थी, और धीरे से चल के उसके पास आ गया था। जैसे ही पवित्रा ने सिंदूर की डिबिया उठाकर मांग भरनी चाही, निर्मल ने उससे डिबिया ली और खुद से ही उसकी मांग भर दी। तुमसे कितनी बार कहा है, ये मेरा हक और पसंदीदा काम है, इसे मुझे ही करने दिया करो। निर्मल ने उसके बालों को चेहरे से पीछे करते हुए कहा। पवित्रा ने बस इतना ही कहा। उसने पवित्रा को घुमाकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा लिया। ये क्या हूँ लगा रखा है। सुबह से तुम्हारी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं जान। फिर हूँ पवित्रा, बस यही सुनना। हाँ, यही अच्छा लगता है मुझे, आपके मुंह से अपना नाम सुनना। जब आप प्यार से पवित्रा कहते हैं तो आपके प्यार की अनगिनत तरंगे तन मन को छूती हुई आत्मा को भिगो देती है। जैसे लहराए दरिया का पानी लहर उठे मेरे मन में। पवित्रा उससे थोड़ा सा अलग होते हुए बोली। ये गलत बात है जान, चीटिंग है। तुम्हारे दिल को तो चैन आ गया, पर मेरे दिल का क्या, जिसे तुम अपनी तलब लगाकर प्यासा छोड़ रही हो। अगर ऐसा है, पकड़िए मुझे और मिटा लीजिए अपनी तलब। सोच लो, कहीं तुम भी मेरी ही तरह तलबगार न बन जाओ। सोच कर तो सौदेबाजी होती है साहिब, इश्क तो किया जाता है, वो भी बंद आंखों से। निर्मल ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख पवित्रा को गहरी निगाहों से देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान दी। वादा है तुमसे जान, तुम्हें खुद से ही ना शर्माने पर मजबूर कर दिया तो मैं भी तुम्हारा निर्मल नहीं। पवित्रा उसकी चाहत भरी निगाहें और हसरत भरी आवाज सुनकर सिहर उठी और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, पहले पकड़िए तो राजवंश जी। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी, जिसे निर्मल भी आराम से देख रहा था। बाहर खड़ी सांवरी को हल्का सा दिख रहा था, पीछे से माधव था। देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मेरी पावी आज पहले की तरह चहक रही है। आज मुझे पहले वाली पावी मिल गई है, और ये सब सिर्फ जीजू की वजह से हुआ है। सबको सब मिल गया, पर मुझे मेरी सांवरी कब मिलेगी। माधव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए। वो तो कब की आपको मिल गई है, पर क्या। पर आप ही इस नन्ही मुन्नी की कदर नहीं करते। जब देखो ऑपरेशन, चीर फाड़, रात में नींद में भी वही बड़बड़ाते हैं। फ्लैश शेक, ऑक्सीजन देखो, सीजर दो, नीडल्स दो, नाइफ दो, मतलब हद है आपको। अलावा दो और डॉक्टर हैं, मैं और पावी, हम तो इतने पागल नहीं होते जितने आप। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे नींद में अपना पेशेंट समझकर ऑपरेशन न शुरू कर दे। माधव मुंह खोले उसकी बात सुन रहा था। शाबी, ये क्या था। आपकी तारीफ, इतनी भयानक तारीफ कौन करता है। मैं करती हूँ ना, तुम पागल हो। वो तो मैं हूँ आपके प्यार में। माधव ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और उसे एक गहरी नजर देख उसके चेहरे पर झुकने लगा कि सांवरी ने उसे धक्का देकर कमरे से भाग गई। ये दोनों एक सी है। उधर निर्मल भाई परेशान, और अब मेरी। लेकिन बदला सूद समेत लिया जाएगा। वो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए अपने कमरे में आया। इधर निर्मल पवित्रा को पकड़ने के लिए इधर उधर कर रहा था, पर हर बार वो उसकी पकड़ से खुद को बचा रही थी। लेकिन आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। अब दिखाओ बचकर। निर्मल ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा। बचना चाहता ही कौन है, पवित्रा ने भी अपनी नजरें झुकाकर कहा। निर्मल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके गुलाबी चेहरे को देखा, जो और सुर्ख हो गया था। पहले की तरह ही उसने अपनी नीली आंखें बंद कर ली थी और कांपते होठ। निर्मल ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जाम तो तुमने दिया, मगर खाली। ये तो नाइंसाफी है जान। तो भर दीजिए अपने चाहत से। मेरी चाहत के मेल खाने पर तो शर्म की चिल्लम गिरा रखी है तुमने। पवित्रा ने धीरे से अपनी बंद आंखें खोली
तो निर्मल उसकी नीली चमकदार आंखों में खुद को डूबने से रोक नहीं पाया। माधव जब कमरे में आया तो उसे पूरे कमरे में दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। उसने तुरंत पीछे पलटकर उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। इतना आसान नहीं है मुझसे बचना, क्योंकि मैं तो डॉक्टर साइको हूँ ना, तुम्हारे हिसाब से। मैंने ऐसा कब कहा? वो तो आप नींद में ऐसा ही बड़बड़ाते हैं। तो मैं आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। माधव ने उसके होठों की लोक जो कर दिया था। निर्मल ने जब थोड़ी देर बाद पवित्रा को छोड़ा तो वो खुद में ही सिमटती हुई शर्म से लाल हो गई थी। कहा था ना, तुम्हें खुद से शर्माने पर मजबूर कर दूंगा, निर्मल ने उसे अपने सीने से लगाए हुए ही कहा। पवित्रा भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए ही कुछ गुनगुनाने लगी। 1 साल का समय बीत गया। पवित्रा की अथक मेहनत और सेवा से निर्मल पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से वो दोबारा आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता था। उसकी रैंक के अफसरों ने उसे कीर्ति चक्र दिए जाने के लिए रक्षा मंत्रालय से मांग की गई। उसका पिछला रिकॉर्ड और अदम्य साहस को देखते हुए आने वाले स्वाधीनता दिवस पर निर्मल को मेजर की रैंक के साथ कीर्ति चक्र भी दिया जाना तय हुआ। माना जा रहा था कीर्ति चक्र भारत का शांति और वीरता का प्रतीक है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। सब खुश थे अपनी अपनी जिंदगी में रमे हुए, लेकिन पवित्रा और सांवरी की जिंदगी अभी भी एक दूसरे के आसपास ही घूमती रहती थी। दोनों एक दूसरे से लड़ती झगड़ती हुई खुश थी, पर कुछ कमी से खलती थी। पवित्रा को उसे सांवरी की हंसी अब फीकी लगने लगी थी, जैसे वो कुछ खोज रही हो और वो मिल नहीं पा रहा है। हॉस्पिटल में भी वो या तो बहुत बोलती या बिल्कुल खामोश हो जाती। पवित्रा कई दिनों से बात करने का मौका देख रही थी, आज उसे मिल गया। दोनों अपनी ड्यूटी दोपहर तक खत्म कर जल्दी घर आ गई। निर्मल भी परम आनंद के साथ कहीं बाहर गया था। वंदना जी मार्केट गई थी घर का सामान लेने। शाबी सुन, मैं चाय पकौड़े बनाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जा, फिर दोनों साथ पियेंगे, पवित्रा ने कहा। वो मना करने लगी थी, लेकिन कुछ सोचकर हाँ कहकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद पवित्रा ट्रे में चाय पकौड़े लिए उसके पास आई। चल शुरू हो जा अब जल्दी से, तेरे फेवरेट प्याज के पकौड़े हैं, उसने सांवरी के हाथों में चाय का कप देते हुए कहा। पकौड़े ठीक है? पवित्रा ने पूछा। हाँ ठीक है, बस नमक ज्यादा है। अच्छा, कितना ज्यादा है? थोड़ा सा, उसने ऐसे ही खोए हुए कहा। पवित्रा ने उसके हाथ से कप लेकर टेबल पर रखा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर इतना परेशान कर रखा है कि तुझे इतना ही नहीं पता चल रहा कि इन पकोड़े में मैंने नमक डाला ही नहीं, और तू कह रही है कि नमक तेज है। हुआ क्या है तुझे? मुझे भी तो बता। तेरी ये झूठी हंसी मुंह चिढ़ाती है मेरा, और ये खामोशी चुभती है मुझे। तुझे क्या लगता है तू नहीं बताएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? या मुझे समझ नहीं आता तेरी उदासी का कारण? उसकी बात पूरी होने से पहले ही सांवरी उसके गले लगकर फबक पड़ी। पावी, मैं हमेशा अधूरी ही रहूंगी ना, कभी भी पूर्णता नहीं मिलेगी मुझे, और मेरी वजह से डॉक्टर साहब को भी वो सुख नहीं मिल पाएगा जिस पर उनका हक है। शावरी रोते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। तू खुद एक डॉक्टर है, फिर ये बकवास बातें क्यों कर रही है? और किस लिए अधूरी रहेगी तू? सिर्फ एक बच्चे के लिए। तू जानती है ना तेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और बच्चे से ज्यादा मुझे और माधव को तू प्यारी है, मेरी कम अकल बहन, पवित्रा ने उसे हल्के से डांटते हुए कहा। पावी, तू मेरा दुख समझ, वो बच्चों की तरह उसके गले लगकर रोती हुई बोल रही थी। तेरा दुख समझते हुए ही मैंने और तेरे जीजू ने एक रास्ता निकाला है, पवित्रा ने कहा। क्या? तू पहले मुझे छोड़ फिर बताती हूँ तुझे। और ये अपनी बहती हुई नाक साफ कर, बचपन की आदत गई नहीं तेरी? वो मैंने तेरे आंचल में साफ कर लिया था, सांवरी ने रोते हुए ही बच्चों की तरह कहा। क्या? शावी, तू? पवित्रा थोड़ी देर बाद साड़ी बदलकर हाथ में एक फाइल लिए आई और उसके आगे रखती हुई कहने लगी, ले तेरी सारी परेशानी, इसे पढ़ते ही चुप हो जाएगी। तू साड़ी बदलकर आ गई, अभी मुझे और रोना आ रहा है। जानती हूँ तुझे रोना आ रहा है, इसीलिए ये लेकर आई हूँ, उसने बहुत सारी नेपकिन लहराते हुए कहा। सांवरी वो फाइल उठाकर पढ़ने लगी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। सच्ची पावी, ऐसा हो सकता है? हाँ मेरी बेवकूफ डॉक्टर बहन, पवित्रा ने हंसते हुए कहा, फिर उसके कान मरोड़ दिए। आई,
क्या कर रही है? पावी मेरा कान उखाड़ कर मानेगी क्या? मैं एक कान वाली हो जाऊंगी। चुप कर नालायक नौटंकी, और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा तूने वो बेवकूफी भरी बातें की तो तुझे उठाकर त्रिवेणी जी में फेंक आऊंगी। बेवकूफ। शावरी उसके गले लग गई। तू मेरे लिए सेरोगेट मदर बनेगी? शब तेरा और माधव का ही होगा। मैं तो बस उसकी 9 महीने हिफाजत करूंगी बस। तू सच कह रही है ना पावी? लेकिन जीजू, जीजू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी गिलहरी की खुशी के लिए, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मेरी इकलौती साली शाहिबा। निर्मल ने अंदर आते हुए कहा था। थैंक्स जीजू, उसने पवित्रा के गाल चूमते हुए कहा और अपने कमरे में भाग गई। न जाने ये बड़ी कब होगी। कभी नहीं, इसका बचपना ही इसे सबसे अलग बनाता है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहता हूँ, लेकिन तुम्हें ही नहीं समझती हो, जब देखो दूर दूर भागती रहती हो। निर्मल ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा। बस मेरी थोड़ी सी तलब ही मिटा दिया करो, कहकर उसके ऊपर ही झुका था कि पा करते हुए परम और आनंद आ गए थे। शब मेरी मोहब्बत के दुश्मन है, निर्मल ने पवित्रा के कान में धीरे से कहा और हल्के से काट लिया। शावरी अपने कमरे में पहुंची तो देखा माधव हॉस्पिटल से आकर लेटा हुआ था। सांवरी उसके पास बैठकर उसके सर सहलाने लगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सर में दर्द हो रहा है। हाँ, लेकिन सर में नहीं, दिल में, माधव उससे अलग होता हुआ बोला। सांवरी समझ गई कि माधव उससे नाराज है। जाओ यहाँ से, मुझे सोना है थोड़ी देर, माधव ने बेरुखी से कहा। ए शनकी डॉक्टर, मैं अगर चली गई तो बुलाने पर भी नहीं आऊंगी, समझे? जाकर दिखाओ, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी तो कहना, माधव ने करवट लेते हुए कहा। हाय मेरे जुल्मी डॉक्टर, अब मेरी टांग भी तोड़ देंगे, साथ में मुंह भी। कैसे? ऐसे माधव ने उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींचकर तुरंत पलट गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही माधव ने उसके नर्म मुलायम होठों पर अपने होठ रख दिए। सांवरी के कमजोर यूट्रस की वजह से वो मां नहीं बन सकती थी, जिसका उसे बेहद अफसोस होता। पवित्रा उसे सेरोगेशी से बच्चे के लिए कहती है, साथ ये कहती है कि उसके बच्चे की सेरोगेट मदर वो खुद ही बनेगी। सभी की रजामंदी से पवित्रा ने सेरोगेट कराने में सफल रही, वरना कई बार ये फेल हो जाता है, लेकिन पवित्रा का एक बार में ही सफल हो गया। पवित्रा का 7वां महीना चल रहा था। सांवरी उसे बेड से नीचे पैर तक नहीं रखने देती थी। पूरी की पूरी दादी बनी हुई थी, उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा रखी थी और जितना हो सकता था उसे खुश रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसको मूड स्विंग बहुत होते थे। जीजू क्या कर रहे हैं? पावी को नाश्ता करवाया या नहीं? शावरी कलाई पर घड़ी बांधती हुई आई, जहां निर्मल पवित्रा को जूस पिलाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये तुम्हारी बहन जूस पीने से साफ इनकार कर रही है, निर्मल ने कहा। पावी, तू जूस नहीं पिएगी? नहीं, मुझे चाय चाहिए पहले। तू जूस पी ले, फिर चाय भी मिल जाएगी। कहा ना नहीं पीना मुझे, तेरा ये बोरिंग सा जूस। मेरा नहीं, अनार का। तो तू नहीं पिएगी? नहीं। पक्का? हाँ, पक्का नहीं पीऊंगी। ठीक है फिर जीजू। सांवरी ने निर्मल को कुछ इशारा किया और उठकर पवित्रा के पीछे बैठ गया। ये तुम दोनों क्या करने वाले हो मेरे साथ? पवित्रा ने सांवरी को देखते हुए कहा। सॉरी पावी, पर तूने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। जीजू मिशन स्टार्ट, कहते हुए ही निर्मल ने पीछे से पवित्रा को अपने सीने से लगाकर उसके हाथों को पकड़ लिया और सर को कंधे का सहारा देकर ऊंचा कर दिया। सांवरी ने भी तुरंत उसके होठों से गिलास लगा दिया। मजबूरी में ही सही उसे जूस पीना पड़ा। तू मेरी बहन है या दुश्मन? और आप भी इस नालायक का साथ दे रहे हैं, पवित्रा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। फिलहाल तो मैं तेरी दुश्मन हूँ। इस वक्त मुझे सिर्फ तेरे खाने पीने की चिंता है, जिससे तेरी सेहत ठीक रहे। तुम तो खुद का ख्याल रखने से रही, सांवरी ने कहा। सांवरी हॉस्पिटल चले गई और हमेशा की तरह घर में रह गई तो सिर्फ पवित्रा और निर्मल। पवित्रा नकली गुस्सा दिखाते हुए ब्लैंकेट में मुंह ढककर लेट गई। निर्मल ने उसे देखा और उठकर किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में चाय की ट्रे और कुछ घर की बनी हुई मट्ठियाँ थी। उसने ट्रे को टेबल पर रखा, फिर पवित्रा कंबल हटाकर देखा तो वो अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए सोने का नाटक कर रही थी। उसे ऐसे देख निर्मल की हंसी छूट रही थी। लगता है कोई नाराज है हमसे, निर्मल ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा। मैं आपसे गुस्सा हूँ, बात मत कीजिए मुझसे, पवित्रा ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए मुंह फेरकर कहा। सच में मेरी जान मुझसे गुस्सा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुंह फेरे ही रही।
फिर तो मनाना पड़ेगा, वो भी अपने तरीके से। वो उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कह रहा था। पवित्रा ने उसकी नज़दीकी महसूस कर जैसे ही मुंह फेरा, उसके होठों से उसका होठ टकरा गया। निर्मल ने भी आहिस्ता से उसके नर्म होठों का रसपान कर अलग हो गया। पवित्रा अपनी आंखें बंद किए लेटी रही। अब से हर रोज तुम्हें ऐसा ही डोज मिलेगा, सोने से पहले और उठने से पहले तक। अभी भी दिल नहीं भरा है तो और दो, निर्मल ने शरारत से कहा। नहीं, बहुत गंदे हैं आप, मुझे गुस्सा भी नहीं रहने देते हैं, उसने उठते हुए कहा। जब तुम्हें गुस्सा होना आता ही नहीं तो करती क्यों हो? वैसे भी मेरी जान को गुस्सा नहीं आता है, वो भी अपनी जान पर। सही कहा ना मैंने? आप कभी गलत कहते हैं। आउच! पवित्रा एकदम से चिढ़ कर बोली। तुम ठीक हो? शावी को फोन करूं? निर्मल ने घबराते हुए पूछा। अरे आप भी ना जल्दी ही घबरा जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। पर हुआ क्या? निर्मल ने फिर पूछा। हुआ ये राजवंश जी, बेबी ने किक मारी। इतना परेशान तो मुझे परम आनंद ने नहीं किया था, जबकि वो दो थे और ये अकेली ही मुझे परेशान कर रही है। कहते हुए उसने निर्मल की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। काश मैं तब तुम्हारे पास होता, उसने उदासी से कहा। पवित्रा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आप तब भी मेरे साथ थे और अब भी मेरे पास है। आप मुझसे कभी अलग हुए ही नहीं हैं, और तब और अब में क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे ही पास था, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ हूँ, निर्मल ने उसे गले लगाते हुए कहा। पर एक चीज अच्छी हुई, शामली की वजह से मुझे ये पल जीने को मिले, उसने पवित्रा के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। पर तुम्हें कैसे पता ये छोटी शावी है? छोटा माधव भी तो हो सकता है ना? नहीं, ये सावी ही है। इसकी हरकतें मुझे पता चल रही है। जितने हाथ पांव वो अंदर चलाती है, उतने ही ये बाहर भी नींद में ही ऐसे ही चलाती थी। जब वो मेरे आसपास होती है, ये बहुत एक्टिव हो जाती है। अगर सच कहूँ तो मुझे भी छोटी पवित्रा या छोटी सांवरी ही चाहिए, क्योंकि बेटी तो पहले ही हमारे पास है, वो भी एक नहीं दो दो, निर्मल ने कहा। सांवरी ने फोन कर गंगा जी को भी बता दिया था, और गंगा जी चाहती थी कि पवित्रा की गोद भराई हो। पिछली बार ये सब रस्में नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार वो ये सब करना चाहती थी, इसीलिए वो फुलवा को साथ लेकर कश्मीर आ गई थी। डॉक्टर साहब, कई दिनों से देख रही हूँ आप कुछ खींचे खींचे से रहने लगे हैं, क्यों? सांवरी जब अपने कमरे में आई तो देखा माधव को किसी सोच में गुम था। ऐसी कोई बात नहीं है शावी, वर्कलोड बहुत है ना, इसीलिए थक गया हूँ, और तुम्हें भी तो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आजकल, माधव ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। बात को बदले मत, बताइए जो भी आपके मन में चल रहा है। तुम मुझे कितना अच्छी तरह से समझती हो, लेकिन क्या बताऊं जब कोई बात ही नहीं है। बस वो माँ जिस तरह से मुझे देखती है, वो तस्वीर जो हमने प्रयागराज में देखी थी, ये सब मिलकर मुझे उलझा रही है। कभी कभी मुझे अपनी खुद की पहचान पर डाउट होने लगता है। माधव उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। डॉक्टर साहब, जब चीजें समझ में न आए तो उन्हें हालात और समय के हवाले कर देना चाहिए। फिर वो माँ है, उनकी आंखों में ममता ही दिखेगी, और आपका उस तस्वीर से चेहरा मिलना इत्तेफाक है और कुछ नहीं। अब ज्यादा मत सोचिए, आने वाली खुशियों के बारे में सोचिए ना। तुम खुश तो मैं भी खुश, और बहुत खुश हूँ। अब हमारा भी एक अंश होगा। इन सब के लिए पवित्रा का जितना शुक्रिया करूँ कम होगा। सच में वो और तुम एक दूसरे के लिए कितनी खास और किस हद तक जा सकती हो, पता तो था, लेकिन अब महसूस अब हुआ है। सांवरी अब भी उसे ही देख रही थी। यकीन नहीं हो रहा? यकीन कराना पड़ेगा। माधव ने उसे अपने ऊपर झुका लिया। गंगा जी और फुलवा के आने से पवित्रा और सांवरी बहुत खुश थी। सालों बाद निर्मल को भी माँ का आंचल नसीब हुआ था। वंदना जी अपने बूढ़े माता पिता के पास चली गई थी, क्योंकि अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। उनके भाई भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन सोसाइटी द्वारा सीनियर सिटीजन की तरफ से शिकायत दर्ज करवाकर उन्हें उनका घर वापस दिलवाया, और वंदना जी को फोन कर सारी बात से अवगत कराकर उन्हें वापस आने को कहा, जिसकी वजह से उन्हें अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ वापस जाना पड़ा। हेलो मोटी मदर, कैसी है तू? शांवरी ने घर में इंटर करते ही सामने पवित्रा को देख पूछते हुए उसके पास आ गई। पेट को छूते हुए कहा, मम्मा इज बैक। चल पहले जाकर हाथ मुंह धोकर आ, तब बैठना यहाँ, और मुझे बहुत तेज चाय की तलब लगी है। पवित्रा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। अरे जा रही हो, भगा क्यों रही है फिर? अगर तू एक बार यहाँ बैठ गई तो उठने से रही। वो क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में, मैं भैंस हूँ?
मैं मोटी हूँ, वो तो तू भी जानती है। मोटी मदर, सावी, पावी। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर ठहाके लगाकर दोनों हंस पड़ी। पीछे खड़े निर्मल और गंगा जी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। सबसे अलग और अनोखा रिश्ता है इन दोनों का, गंगा जी ने कहा। हाँ माँ, ये दुनिया की सबसे अनोखी बहनें हैं। इन दोनों को अलग करना मतलब फूल को खुशबू से अलग करना, जो कि नामुमकिन है। माधव ने अंदर आते हुए कहा। तुम दोनों ने सही कहा, गंगा जी ने आगे आते हुए कहा। ओ मेरी सीता और गीता भाभियों, इस चाय का आनंद उठाओ। फुलवा ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा। ये परम और आनंद कहाँ है? जब से स्कूल से आए हैं एक बार भी नहीं दिखे। पवित्रा ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा। निर्मल की तरफ देखकर पूछा। वंदना जी और उनके बच्चों के जाने से दोनों उदास थे, तो मैंने उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज दिया था, यहीं बगल के ब्रिगेडियर सर के घर पर। उनके पास भी उन्हीं दोनों के हम उम्र 2 बच्चे हैं, वो भी नए नए पोस्टेड हुए हैं, तो उनके बच्चों को भी साथ मिल गया। निर्मल ने पवित्रा की परेशानी कम करते हुए कहा। राजवंश जी उठिए, मुझे नींद नहीं आ रही है। पवित्रा ने निर्मल के बालों में अंगुलियां घुमाते हुए कहा। क्यों नींद नहीं आ रही मेरी जान को? निर्मल ने उसके गालों पर हाथ रखकर कहा। ऐसी हालत में औरतों का मूड स्विंग होता रहता है, मेरा भी हो रहा है। पवित्रा ने बच्चों का वो बनाकर कहा, जिसे देखकर निर्मल को हंसी आ गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी इतनी हिम्मत कि अपनी जान का मजाक उड़ाऊं। पवित्रा उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उसे ऐसे खुद को देखता देखकर निर्मल को उस पर टूटकर प्यार आया। उसने आहिस्ता से उसके माथे को अपने होठों से छूकर पवित्रा को धीरे से अपनी गोद में उठाया और बाहर लॉन में लेकर आ गया था। साफ चांदनी रात में हल्की ओस की चादर दूर तक फैली हुई थी। पेड़ पौधे, घास, पड़ी ओस की बूंदें शबनमी मोती की तरह चमक रही थी। चांद की रोशनी में हर चीज दूधिया रोशनी में नहाई हुई लग रही थी। यही तो थी कश्मीर की नैसर्गिक सुंदरता। शायद इसीलिए ये धरती का स्वर्ग माना जाता है। निर्मल ने उसे घास पर खड़ा कर अपनी बाहों का सहारा देते हुए कहा। चलो थोड़ी देर यहाँ चहलकदमी करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा नंगे पाँव। हाँ चलो, तुम्हारी बेचैनियों को आराम मिलेगा। आप संग होते हैं तो बेचैनियाँ भी अच्छी लगती है। अच्छा, और जब मैं नहीं था तब? लेकिन आप गए ही कहाँ थे? दूर होकर भी आप मुझ में ही तो थे। ये सांसों की खुशबू मुझ में ही तो बस गई थी। ये 2 दिलों की धड़कन एक होकर मेरे सीने में धड़क रहे थे। बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, तुम सच में मेरी जान हो पवित्रा। मैं भी तो वही कह रही हूँ, आप मेरी जान है। वैसे तो दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक होकर चल रहे थे, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को अपने आलिंगन में समेट लिया था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दिन, महीने, हफ्ते बीतने लगे। धीरे धीरे वो समय भी आया जब पवित्रा को शावरी के बच्चे को जन्म देना था। सबने मिलकर अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी थी आने वाले बच्चे के लिए। तुम मुझसे खिंची खिंची सी नहीं रहने लगी हो? ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सांवरिया अपनी बाहों में समेट रही थी। तभी पीछे से माधव ने आकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। डॉक्टर साहब, आपको गलतफहमी कब से आने लगी? आप भूल रहे हैं, खिंची खिंची और बीजी मैं नहीं, आप रहने लगे हैं। आपका आजकल मेरा वो झंडू डॉक्टर न जाने कहाँ खो दिया है आपने, सांवरी ने दुखी मन से कहा। माधव ने उसे मोड़कर अपनी तरफ किया। आई एम सॉरी, तुम तो जानती हो आजकल वर्कलोड कितना बढ़ गया है। प्लीज एक बार माफ़ कर दो, हमेशा की तरह इस बार भी एक बार माफ़ कर दो। वो तो बिना कहे ही मैं माफ़ कर देती हूँ, तो इस बार भी कर ही दूंगी। आप परेशान मत होइए, ड्यूटी पर ध्यान दीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज़ शावी, माफ़ कर दो ना यार। माधव ने उसके ईयर लोब चूमते हुए कहा। मक्खनबाजी नहीं, मुझे सोना है, नींद आ रही है, हटिए यहाँ से, उसने नजरें चुराते हुए कहा। और ना हटूं, साथ ही तुम्हें भी ऐसे ही खड़ा रखूं तो क्या मैं दूसरी साइड से निकल जाऊंगी? निकल कर दिखाओ, माधव ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ऐसा क्या? ऐसा ही है, लीजिए। मैं इससे पहले कि वो वहां से जाती, माधव ने उसे खींचकर अपनी बाहों में गिरा लिया और उस पर झुक गया। इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पवित्रा को लेबर पेन शुरू हो चुका था। उसे इस तरह दर्द में तड़पते हुए देखकर निर्मल के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि वो एक फौजी था और दर्द फौजियों का गहना माना जाता है, लेकिन निर्मल को अपनी पवित्रा को इस हालत में देखना उसके होश उड़ा रहा था। अभी वो लेबर रूम के बाहर चहलकदमी कर ही रहा था कि अंदर से एक नर्स भागते हुए आई
उसने निर्मल से कहा कि वो तुरंत AB+ नेगेटिव ब्लड ग्रुप अरेंज करना होगा, क्योंकि ये रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो ब्लड बैंक में इसकी मात्रा भी सीमित होती है। इसीलिए इस हॉस्पिटल में अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल से मंगाया है, लेकिन उसमें टाइम लगने वाला था और टाइम था नहीं। शावरी खून देने आगे आई तो निर्मल और माधव ने उसे शक्ति से मना करते हुए पवित्रा की ही कसम देकर रोक दिया। निर्मल ने कुछ सोचते हुए किसी को फोन लगाकर सारी स्थिति बताकर जल्दी ही आने को कहा। गंगा जी अपनी गोद में एक छोटी सी रुई के फोए जैसी नरम मुलायम गुलाबी गुड़िया लिए खड़ी उसे अपनी पनीली आंखों से निहार रही थी। निर्मल भी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जाने कब उसकी भी आंखें डबडबा गई। माँ, इसे देखकर कितना सुकून मिल रहा है, बता नहीं सकता, निर्मल ने कहा। इसे अपनी गोद में लेकर देखो, और भी ज्यादा सुकून मिलेगा। गंगा जी ने कहा, नहीं माँ, ये बहुत छोटी है। मैं तो अपने परम आनंद को भी आगे उससे बोला ही नहीं गया, उसका गला भर्रा उठा। हम भी जानते हैं नीरू, उस वक्त हालात कैसे थे। हमें भी कहाँ वो सुख मिल पाया जो अब मिल रहा है। सभी मजबूर और बेबस थे अपने हालातों से, लेकिन हमारी पवित्रा हिम्मती और साहसी है। उन्होंने हालात और परिस्थितियों का डटकर सामना किया, बिल्कुल अपने आगे वो चुप हो गई और बात बदल दी। देखो, जिसका नतीजा ये है कि आज हम तुम इस नन्ही परी के साथ है। गंगा जी ने उसे दिलासा दिया। हाँ माँ, मेरी पवित्रा बहुत बहादुर है। जो वक्त उसने काटा है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसी मेरी माँ हिम्मती, वैसी ही पत्नी भी हिम्मती मिली है मुझे। पता है माँ, जिस तरह हर लड़की अपने होने वाले पति में अपने पिता की छवि देखती है, ठीक उसी तरह हम लड़के भी अपनी होने वाली जीवन संगिनी में अपनी माँ की परछाई तलाशते हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी ये तलाश पवित्रा के रूप में पूरी हुई। निर्मल गंगा जी को साइड हग करते हुए बता रहा था। लेकिन इन सब में तुम सांवरी बहू को भूल रहे हो। अगर वो पवित्रा की साथ न होती तो शायद पवित्रा भी नहीं होती। पीछे से आती हुई आवाज की तरफ दोनों माँ बेटे ने पलटकर देखा तो मेजर शमशेर सिंह शेखावत खड़े थे। अरे मेजर सर, आपको तो अभी आराम करना चाहिए था। ब्लड देने के बाद थोड़ी वीकनेस होती है। निर्मल ने उनकी चिंता जताते हुए कहा। नहीं जवान, इससे ज्यादा खून तो हम फौजियों का लड़ाई के मैदान में बह जाता है। फिर यहाँ तो थोड़ा सा निकाला गया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही कहा आपने, पत्थरों और पहाड़ों को फर्क नहीं पड़ता। गंगा जी ने उन्हें पेनी नजर से देखते हुए कहा। माँ, आप सब जानते बूझते भी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, कहकर वो एक जलती हुई नजर मेजर सर पर डालकर पवित्रा के वार्ड की तरफ बढ़ गई। पवित्रा को धीरे धीरे होश आ रहा था। निर्मल उसका एक हाथ थामे और दूसरे हाथ से उसका सर सहला रहा था। तुम ठीक हो अब? निर्मल ने उसे पूरी तरह से होश में आते हुए देखकर पूछा। उसने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा कर दिया। निर्मल ने भी उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। बस करो जीजू, मैं भी हूँ यहाँ, और मुझे भी मेरी मोटी मदर से मिलने दो। सारी पप्पियाँ झप्पियाँ आप ही लो लोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। हाँ बाबा, तुम तो थी ही और हमेशा ही रहोगी, निर्मल ने उसका सर सहलाते हुए कहा। क्योंकि तुम मेरी जान की जान हो। शावरी की आंखें डबडबा गई। जीजू, हम दोनों ने कभी अपनी माता को नहीं देखा, अनाथ जो थे, लेकिन माँ की कमी पावी ने कभी होने नहीं दी, बचपन से अब तक। लेकिन अब सोचती हूँ कि अगर हमारे पिता होते तो बिल्कुल आप जैसे ही होते। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी मत हो, पवित्रा के लिए ये ठीक नहीं है। माधव ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। देख पावी, तेरी मेरी बेटी शावरी ने बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए पवित्रा को उसके पास बैठकर दिखाया। पवित्रा ने बच्ची को देख प्यार से सहलाने लगी, फिर सांवरी के हाथों को थामकर कहा। तू खुश है ना शावी? तू खुश होने की बात कर रही है? अरे मैं और डॉक्टर साहब के साथ साथ जीजू और माँ भी खुशी से झूम उठे हैं सब। सच में पावी, तूने मेरी आधी अधूरी सी जिंदगी को पूरा कर इसे लाकर अपनी खुद की संतान का क्या सुख होता है ये आज मैंने जाना है। इसके लिए मैं तेरा जितना शुक्रिया। मार खाएगी शावी तू, जो इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो मेरी तरफ से भी लगाना एक दो पीछे से, माधव ने आते हुए कहा। देखा चुलबुली, तुम्हारे पापा का एक इकलौता सपना है मुझे यानी तुम्हारी मम्मी को पीटने का, लेकिन ये सपना उनका पूरा होने से रहा। ओए पागल डॉक्टर, खबरदार, जो मेरी एक इकलौती शाली को बातों से भी मारने की सोची तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा तुम्हारा।
पवित्रा ठीक होकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद बच्ची की नामकरण विधि करनी थी, जिसके लिए एक पूजा रखी गई थी, जिसमें बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था, जिसमें डॉक्टर बत्रा भी शामिल थे। पूजा शुरू हुई। सांवरी और माधव को पूजा में बैठाया गया था। माता पिता के तौर पर नामकरण की विधि आरंभ हुई तो पंडित जी ने वर्ण और गोत्र पूछा, तो माधव के बोलने से पहले ही गंगा जी ने अपना गोत्र और वर्ण बता दिया। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। निर्मल पवित्रा के आगे अपनी दोनों बाहें फैलाता हुआ गाता है। सभी की नजरें इन दोनों पर ही टिक जाती है। एक बार यह गीत डॉक्टर बत्रा ने पवित्रा के लिए अनजाने में गाया था और आज वही गीत निर्मल अपना प्यार दिखाते हुए पवित्रा के लिए गा रहा था। डॉक्टर बत्रा के दिल में एक टीस उठती है। पवित्रा शर्माकर उठ जाती है और गंगा जी की तरफ जाने लगती है। निर्मल उसके पैरों के आगे फूल डालते हुए कहता है, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे कोमल पैरों की आहट से सोते भाग जाग जाए, जो पत्थर तू छू ले गोरी वो हीरा बन जाए। तालियों की गड़गड़ाहट और वाह वाह की आवाज से माहौल में जोश भर उठा था, पर दो जोड़ी आंखें नम थी पवित्रा को निर्मल की बाहों में देखकर। परेशान तो माधव भी था, वैसे वो खुश था कि उसकी और सांवरी की गुड़िया का नामकरण पूरे विधि विधान से हो गया था। पंडित जी के पूछने पर फुलवा ने उसका नाम मनस्वी बताया था, जिसमें माधव का मैं, निर्मल का न, सांवरी का स और पवित्रा का वी मिलाकर फुलवा और गंगा जी ने नाम दिया मनस्वी और परम आनंद ने उसे निकनेम दिया नवी। लेकिन माधव के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि गंगा जी ने उसकी नवी को अपना वर्ण और गोत्र क्यों दिया। सबके जाने के बाद उसने गंगा जी से पूछने की सोची। बहुत बहुत बधाई हो कैप्टन। सॉरी होने वाले मेजर साहब। डॉक्टर ने खुद के जज्बातों को दबा गर्मजोशी से निर्मल से मिलते हुए, अभी तो आप मुझे कैप्टन ही कहिए, जब परमानेंट मेजर बन जाऊं तब कहिएगा मेजर साहब। बिल्कुल नहीं, तुम अब मेजर ही हो कैप्टन सिंह, मेजर शेखावत ने आते हुए कहा। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद शेखावत सर गंगा जी के पास चले गए और बत्रा भी जाने लगे। थैंक यू दोस्त। निर्मल के कहने के अंदाज से वो पलटा और उसे देखने लगा। ऐसे मत देखो, अगर आज मैं और पवित्रा साथ है तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना मेडिकली तो मुझे डेड ही मान लिया गया था, लेकिन आपकी जिद की वजह से मुझे जिंदा रखा गया। महादेव ने शायद आपको ही हम दोनों को मिलाने का जरिया बनाया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, बत्रा ने अनजान बनते हुए कहा। मतलब ये डॉक्टर की मुझे शेखावत सर ने सारा सच बता दिया है कि कैसे मैं आपको लद्दाख कैंप में जख्मी और बेहोशी की हालत में मिला था। वहां तो डॉक्टरों की टीम ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया था, लेकिन आपने जाने क्या मेरे अंदर देखा जो मुझे 6 सालों तक ढोते रहे। निर्मल ने बात साफ करते हुए कहा, इश्क हो गया था तुमसे। हाँ ये सही है, तुम लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग जिंदा थे। जाने किसे याद करते हुए ये दोनों अपना पूरा काम कर रहे थे। मैं हैरान था, इतनी बुरी हालत में भी कोई कैसे जिंदा रह सकता था। जरूर कोई तो ऐसा है जो अपनी सांसें अपनी ही दुआओं के जरिए तुम्हें दे रहा है। उसने तुम्हें अपनी ही सांसों में जिंदा रखा है। मैं अक्सर तुम्हें देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ऐसा कौन है जिसके लिए तुम मौत से भी लड़ रहे हो। और जब डॉक्टर पवित्रा को देखा तो समझ गया, जिंदगी से हर पल वो लड़ रही थी तुम्हारे लिए। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं अपनी खुशी के लिए, मगर तुम दोनों ने तो एक दूसरे के लिए प्रेम किया। जानते हो क्या हीरा मिला है तो है, जो सबके नसीब में नहीं होता। संभाल के रखना इसे। डॉक्टर बत्रा ने पवित्रा को देखते हुए कहा। नहीं डॉक्टर साहब, गलत कह रहे हैं आप। मेरी पवित्रा हीरा नहीं, पारस है, जो मामूली पत्थर को भी सोना बना देती है, जैसे कि आप प्यार कर बैठे हैं आप मेरी पवित्रा से। यह क्या बकवास कर रहे हैं आप कैप्टन। डॉक्टर सिंह आपकी वाइफ है, आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप उन पर शक कर रहे हैं तो। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मेरी पवित्रा पारस है, फिर इसमें आपका भी क्या दोष। प्रेम पर किसी का जोर भी तो नहीं चलता, बस वो वासना से प्रेम और श्रद्धा हो जो आपकी आंखों में दिखता है कि आप मेरी पवित्रा से श्रद्धा प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं आपसे सामने से कह रहा हूँ, वरना कोई और होता तो शायद वो होता ही नहीं। ऐसे मत देखो डॉक्टर साहब, मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं कद्र करता हूँ, आपके प्रेम का आभार मानता हूँ। आपकी वजह से ही मैं अपनी पत्नी और बच्चों से मिल पाया। कहाँ रह गए थे आप, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। खाना खाया आपने। पवित्रा ने उसे आते हुए देखा
तो एक साथ कई सारे सवाल पूछे। तुम्हारे साथ ही खाया था, लेकिन तुमने दवाई ली अपनी? अरे, नवी कहाँ चली गई? जहाँ तक मैं जानता हूँ, 1 महीने का बच्चा तो खुद से नहीं चल सकता, तो जल्दी बताओ, मेरी नवी को कहाँ छुपाया है? मुझे खेलना है उसके साथ। निर्मल ने यहाँ-वहाँ देखते हुए पूछा। आपकी नवी आज से अपने मम्मी-पापा के पास सोएगी। चलो ये भी अच्छा है, उसके बड़ी मम्मी-पापा रोमांच करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ना। निर्मल शरारती ढंग से बोला। फिर एकदम से पवित्रा को अपनी गोद में उठाकर निर्मल ने एक गोल-गोल चक्कर लगा दिया और दोनों निर्मल खुद को संभाल नहीं पाया। पवित्रा समेत बेड पर गिर गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे में खोने लगे। कुछ दिन ऐसे ही आराम से बीते और गंगा जी के वापस जाने का समय भी हो गया था। बीच-बीच में बबलू उन्हें फोन कर गांव की अपडेट डाटा देता रहता था, लेकिन अब समय था वापस जाने का। अभी पवित्रा मेटरनिटी लीव पर थी, तो उसके पास समय ही समय था। और निर्मल के पास भी अभी कुछ दिन काम नहीं था, तो उसके पास भी समय था। तो उन्होंने दोनों से कहा कि तुम दोनों भी कुछ दिनों के लिए गांव चलो और कुछ पिछली बातें हैं जिनको तुम सबके सामने आना जरूरी है, जो सिर्फ गांव में हो सकता है, यहाँ नहीं। सबका तो ठीक था, लेकिन सांवरी और माधव को छुट्टी नहीं मिल रही थी। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन की छुट्टी मिल रही थी, वो भी सांवरी। उसने भी कुछ अपना चक्कर चलाया और कुल 1 महीने की छुट्टी सैमसंग करवा ली। गंगा जी सबको लेकर प्रयागराज जा चुकी थी। जैसे ही वो अपने गांव की सरहद में पहुंचे, निर्मल ने गाड़ी से रोकने के लिए कहा और गाड़ी से उतर गया। उसने सबसे पहले गांव की मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दोनों हाथों को फैलाकर फिर आपस में समझ लिया, जैसे किसी को गले लगा रहा हो। ये देख गंगा जी की आंखें नम हो गई। बाकी सब असमझ की स्थिति में निर्मल को देख रहे थे। फिर वो वापस गाड़ी में बैठा और हवेली की ओर गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी गांव के अंदर हुई, निर्मल को गंगा जी के साथ देख ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। चाहे कितने ही लोग खुश हुए और निर्मल से मिलने के लिए हवेली की ओर निकल पड़े, पर वही कोई था जो निर्मल की वापसी की खबर से उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, पता लगाने के लिए किसी को फोन किया और 1 घंटे के बाद कहा कि बंद हो गई है, लिख ले, निकलने वाला है, आकर उसे ले जाए। कहा भैया एकदम मस्त बॉडी बिल्डर बन गए हो, हमरे दबंग भैया की तरह। बबलू गाड़ी से उतरते ही निर्मल से गले मिलते हुए बोला, तुम भी तो बांस जैसे दुबले पतले हुआ करते थे और आज देखो इस खाकी में क्या जच रहे हो, हैंडसम भी हो गए हो। कोई मिली कि नहीं मेरे भाई को? कहाँ भैया, अब हमारी किस्मत तो आपकी जैसी बलवान तो है नहीं। पवित्रा भौजाई मिल जाए, उनकी एक इकलौती बहन भी पराई निकली, वरना उन्हीं से चक्कर चला लेते। बबलू ने सांवरी को छेड़ते हुए कहा। ऐसा है एसपी साहब, हमसे चक्कर चलाते तो चक्कर घीनी बन जाते, पर हम फिर भी तुम्हारे चक्कर में नहीं आते, क्योंकि ये सांवरी तो सिर्फ अपने माधव की ही है, समझे कि नहीं? फुलवा के भैया, सांवरी ने मजे से मजे में बोल दिया, लेकिन अब जो ठहाके लग रहे थे उससे फुलवा और बबलू झिप कर रह गए। राजवंश हवेली में निर्मल से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे शहीद मान चुके थे और अब उसे जिंदा देखकर सब मिलने आ रहे थे। पवित्रा और सांवरी को गंगा जी ने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए भेज दिया था, क्योंकि उन दोनों के कमरे अभी तैयार नहीं थे। हवेली के बाहर एक ओपन जीप आकर रुकती है, उसमें कुछ 5-7 बंदूकधारी लोग बैठे हुए थे। जीप का ड्राइवर आकर हवेली के बाहर खड़े हुए द्वारपाल से अंदर जाने की परमिशन मांगता है। हवलदार फोन पर किसी से बात कर हथियार बाहर छोड़कर ही अंदर जाने के लिए कहता है और साथ ही उनकी तलाशी भी लेता है, तब अपने अंदर जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसके साथ अपने 2 गार्ड भी भेज देता है। जीप अंदर हवेली में दाखिल हो जाती है। पार्किंग एरिया में जीप रोककर उसमें से 55-60 साल का एक बुजुर्ग निकलता है, जो दिखने में अपनी उम्र से 10 साल छोटा दिखता है, लेकिन क्रूरता चेहरे और आंखों में साफ दिख रही थी। उसकी चाल देखकर लगता था जैसे धरती को कुचलते हुए चल रहा है। कुल मिलाकर एक चलता फिरता क्रूरता भरा हैवान लग रहा था, जो सामने वालों को अपनी आंखों से ही निगल जाने की तैयारी में बैठा हो। हर हर महादेव। छुटकी दुल्हन कैसी हो? सुना है तुम्हारा बड़का बेटुआ जो मर चुका था वो फिर जिंदा हो गया। कहा है जरा हम भी तो मिले अपने भतीजे से। गंगा जी उसकी आवाज सुनी, खड़ी होकर सर पर रखे आंचल को खींचकर साइड से पल्ला कर लिया और दृढ़ स्वर में कहा, प्रणाम जेठ जी, हमरा बिटवा शेर है, कुछ देर के लिए सो गया था,
तो कुछ सियारों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था और खुद को जंगल का राजा समझ लिया था। वो लोग भूल गए कि जंगल की खामोशी ये इशारा करती है कि शेर शिकार पर निकल चुका है। आज भी वही तेवर है तुम्हारे जो 25 बरस पहले थे, जरा भी अंतर नहीं आया है तुम्हारे। छुटकी दुल्हन, आएगा भी कैसे? 25 बरस पहले जो हुआ उसकी आग आज भी हमारे सीने में धधक रही है और धधकती ही रहेगी। काहे कि ऐसा वैसा कुछ भी किया तुमने तो हम इतिहास फिर से दोहराएंगे। इतिहास जरूर दोहराएंगे दुर्जन सिंह, लेकिन इस बार खून तेरा स्याही बनेगा और मेरी हिम्मत की कलम और वक्त बनेगा कागज। ये वही वक्त होगा जो तब तेरा था लेकिन अब मेरा होगा, निर्मल ने गरजते हुए कहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अंदर कमरे में बैठी सांवरी पवित्रा भी आसानी से सुन पा रही थी। ना मुन्ना ना, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तुम हमसे टकराने चले हो। दुश्मन की गोली से बचना मुमकिन है लेकिन दुर्जन सिंह से बचना नामुमकिन है मुन्ना। तब तक उसकी नजर फुलवा की गोद में सोई हुई मनस्वी पर जाती है। हम यहाँ वंश मिटाने की सोच रहा हूँ और यहाँ वंश बेल चल पड़ी है। वाह, मजा आएगा तब तो। दुर्जन, नीरू, अभी नहीं, ये हमारी चौखट के अंदर है। गंगा जी ने गुस्से से दहकते हुए निर्मल का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।